ये बात है 1960s की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रहा था। ये दोनों सुपर पावर एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए नए नए हथियारों का इन्वेंशंस करते जा रहे थे। तभी अमेरिका एक ऐसा शिप बना देता है जिसके बारे में सुनकर ही सोवियत यूनियन का मुंह में आ गया था। लिटरली ये शिप पानी के ऊपर फ्लोट करने के बजाय उसके ऊपर उड़ सकता था, जहां पर एक नॉर्मल कॉम्बैट शिप 81 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता था, वहीं ये फ्लाइंग शिप, जिसे हाइड्रोफोइल भी कहा जाता था, 175 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता था। तो अगर ये फ्लाइंग शिप इतना कैपेबल था तो आज की डेट में अमेरिकन नेवी इसका यूज क्यों नहीं करता है? आपके मन में भी यही सवाल आया होगा, राइट? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में फ्लाइंग शिप्स के पीछे का असली सत्य। दरअसल 1960s में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रहा था, दोनों कंट्रीज अपने एलाइज के साथ मिलकर एक दूसरे को डोमिनेट करने में लगे थे। मानो कि उस दौरान एक ऐसी रेस लगी थी जिसमें खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री दिखाना था। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करते जा रहे थे, नए नए हथियार और नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन, जहां पर यूएस नेवी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने परफॉर्मेंस से दुनिया के ऊपर अपना रोब जमाया था। वहीं सोवियत यूनियन अनबिलीवेबल इन्वेंशंस करता जा रहा था, जिससे अमेरिका खतरे में पड़ चुका था। सोवियत्स ने ऐसी एडवांस्ड लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बना दी थी जिसका मुकाबला कर पाना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो चुका था। यह सबमरीन पानी के अंदर 350 मीटर की गहराई तक जा सकता था और इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकता था, जिससे इसको ट्रेस कर पाना यूएस नेवी के राडार और सोनार टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल था, जिससे यूएस नेवी के ऊपर हर वक्त खतरा मंडराता रहता था, क्योंकि ये सबमरीन्स पानी के अंदर रहकर ही उनके शिप्स के ऊपर हमला कर सकता था, यहाँ तक कि अमेरिका की टेरिटरी में घुसकर बड़ी तबाही भी मचा सकता था। अगर यूएस ने भी इस सबमरीन को गलती से ट्रेस भी कर लेता तो उसका पीछा कर पाना और उस पर जवाबी हमला करना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि सोवियत सबमरीन की स्पीड ही इतनी ज्यादा होती थी और टॉर्पीडोज मिसाइल, जो कि अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल होती है, उसकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन के मुकाबले कम होती थी। अब इस मामले से निपटने के लिए अमेरिका को जरूरत थी तो बस एक ऐसी शिप की जो कि सोवियत सबमरीन से ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता और उस पर जवाबी हमला करने में भी टक्कर देता। फिर उन लोगों को मिलती है एक ऐसी ही शिप की फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, जो कि इटालियन साइंटिस्ट एनरिको फोर्लानी ने 1906 में ही डिजाइन किया होता है। ये बोट का कंसेप्ट सिंपल था, जिसके नीचे अंडर वाटर विंग्स लगी होती थी और जब बोट हाई स्पीड पकड़ता तो ये विंग्स वाटर प्रेशर की मदद से ऊपर उठ जाती, जिससे पूरी बोट पानी के ऊपर फ्लोट करने के बजाय उसके ऊपर उड़ना चालू कर देती थी। ऐसा करने से बोट की पूरी बॉडी हवा में होता था और सिर्फ विंग्स ही वाटर के कांटेक्ट में होते थे, जिससे पानी से पैदा होने वाला ड्रैग फोर्स कम हो जाता था और बोट हाई स्पीड अचीव कर सकता था। इस डिजाइन को एनरिको फोर्लानी ने हाइड्रोफोइल नाम दिया था और 1906 के बाद इसमें मॉडिफिकेशन होती रही और 1950 आते आते ये कंसेप्ट कमर्शियल यार्ड्स और बोट तक में यूज होने लगी थी। पर इसमें एक प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम ये था कि ये बोट सिर्फ लेक्स में चल सकती थी जहां पानी एकदम शांत रहता है, जबकि यूएस नेवी को इसकी जरूरत सीज और ओशन में थी, जहां वाटर वेव्स इतनी खतरनाक होती है कि इसको चंद मिनटों में डुबा सकती थी। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए यूएस नेवी इस हाइड्रोफोइल में कुछ चेंजेस करने का फैसला करता है और इसके विंग्स को कर्व की जगह पर फ्लैट कर दिया जाता है, जिससे हाइड्रोफोइल की विंग्स पानी के अंदर होती थी और उसकी बॉडी पानी के ऊपर और वाटर वेव्स इन दोनों के बीच में, जिससे ये बोट अपनी हाई स्पीड को मेंटेन करने में कामयाब हो चुका था। पर अभी भी एक प्रॉब्लम था, कैसे भी करके हाइड्रोफोइल की विंग्स को स्टेबल करना था ताकि ये शिप पानी में डूबने की जगह अच्छे से चल सके। और यूएस नेवी की खुशकिस्मती से ये टेक्नोलॉजी भी 1960s में डेवलप हो चुकी थी। अब यूएस नेवी के पास हाइड्रोफोइल मैन्युफैक्चर करने की सभी टेक्नोलॉजी थी, जो कि सोवियत सबमरीन का पीछा करके उस पर आसानी से हमला कर सकता था। और 1970 तक यूएस नेवी ने हाइड्रोफोइल के 4 प्रोटोटाइप्स तक बना लिए थे, जिसमें यूएसएस प्लेनव्यू भी शामिल था। यूएसएस प्लेनव्यू चारों प्रोटोटाइप्स में सबसे बड़ा हाइड्रोफोइल था, जिसकी वजन लगभग 320 टन थी और ये उस टाइम का सबसे बड़ा हाई स्पीड हाइड्रोफोइल शिप के नाम से फेमस हो चुका था। स्लो स्पीड पे ये नॉर्मल कॉम्बैट शिप की तरह ही चलता था, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी होती थी तब हाइड्रोफोइल्स को हाइड्रोलिक जैक की मदद से नीचे पानी में कर दिया जाता था। और हम बात करें इसके इंजन की तो इसमें F4 फैंटम फाइटर जेट की इंजन लगी थी, जो कि 14,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था।
इसी इंजन और हाइड्रोफोइल की मदद से प्लेन व्यू 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता था। अगर इसके स्पीड को सोवियत सबमरीन से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ही थी। और प्लेन व्यू के पास एक और एडवांटेज था, इसमें अलग से जेट इंजन लगाने का ऑप्शन भी था, जिससे प्लेन व्यू 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता था। इसके अलावा प्लेन व्यू में एडवांस्ड लेवल की ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो कि इसको 10 फुट की वेव्स में भी स्टेबल रहने में हेल्प करता था। हालांकि यूएस नेवी ने करोड़ों पैसे लगाकर इन 4 हाइड्रोफोइल्स को बना तो लिया था, पर इनको बनाने में 14 साल लग चुके थे, जो कि बहुत ज्यादा होते। इन हाइड्रोफोइल्स की कंस्ट्रक्शन 1974 में खत्म हुआ था। तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जिससे सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर की मदद से उस पर हमला करना इजी हो चुका था। यानी कि हाइड्रोफोइल्स को जिस मिशन के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था वो अब आसान तरीके से हो सकता था। तो इसको बनाना अमेरिका के लिए घाटे का सौदा ही साबित हुआ, पर फिर भी इसको फास्ट पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाने लगा था। इसके अलावा इन हाइड्रोफोइल्स की डिसएडवांटेज इनके एडवांटेज से भी ज्यादा थे, क्योंकि इसकी मजबूती नॉर्मल कॉम्बैट शिप के कंपैरिजन में बहुत कम थी, और क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लाई करता था, अगर इसके ऊपर हैवी वेपन इंस्टॉल कर दिया जाता तो ये उसमें भी फेल हो जाता। इसकी फ्यूल कंजप्शन भी नॉर्मल शिप के कंपैरिजन में ज्यादा थी, जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था। यूएस नेवी का ये शिप कुछ हद तक कामयाब तो हुआ, पर कई लोग इसके खिलाफ भी हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि नेवी का ज्यादातर बजट एक ऐसी मिशन में लगे जिसे कम पैसों में भी किया जा सकता था। इसके चलते ये हाइड्रोफोइल्स एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई थी। फिर भी अमेरिका को कुछ तो करना था खुद को पावरफुल दिखाने के लिए। इसी चक्कर में अमेरिका ने 6 हाइड्रोफोइल शिप कंस्ट्रक्ट किया था सिर्फ कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए, जिनको पेगासस क्लास हाइड्रोफोइल नाम दिया गया था। फिर 10 साल बाद सर्विस में रहने के बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उसी के साथ कोल्ड वार भी खत्म हो गया। और उसके कुछ सालों बाद 1994 में हाइड्रोफोइल्स को भी डिकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक टाइम पर उड़ा करता था, आज की डेट में एस्टोरिया के बीच में उसका मलबा लावारिस पड़ा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।